हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का टॉपिक है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। इससे पहले हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की भी वीडियो अपलोड कर चुके हैं और बाकी वीडियोस भी हम आगे अपलोड कर देंगे, जैसे कि एप्लास्टिक एनीमिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया और सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम मेगालोब्लास्टिक एनीमिया से। मेगालोब्लास्टिक दो वर्ड से बना हुआ है, मेगा और ब्लास्ट। ठीक है, मेगा मेगा का मतलब होता है लार्ज, जाइंट और बड़ा, और ब्लास्ट का मतलब तो पता ही है, जो इमेच्योर सेल्स होती हैं, प्रिकर्सर्स जो होते हैं, तो उनको बोलते हैं। ठीक है, तो मेगैलो मतलब लार्ज और ब्लास्ट मतलब सेल्स। अब यहाँ पे कौन सी सेल्स की बात हो रही है? आरबीसी सेल्स की। तो लार्ज आरबीसी सेल्स बनने लग जाएंगी। ठीक है, और क्या होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में? किसकी डेफिशिएंसी हो जाती है? विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे कैसे क्या होता है। तो मेगालोब्लास्टिक मतलब लार्ज सेल का हम दूसरा क्या कहते हैं? मैक्रोसाइट्स। मैक्रोसाइट्स मतलब मैक्रो मतलब लार्ज और साइट मतलब सेल। ठीक है, अब हम देख लेते हैं डेफिनेशन में। देखिए क्या होता है, पूरी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पहले। इम्पेयर डीएनए सिंथेसिस एंड कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टिंक्ट एबनॉर्मेलिटी इन हेमाटोपोइटिक प्रिकर्सर इन बोन मैरो इन विच न्यूक्लियस मैचुरेशन इज डिलेड देन साइटोप्लाज्मिक मैचुरेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले ये देखेंगे इम्पेयर डीएनए सिंथेसिस मतलब डीएनए जो होता है, डीएनए का बनना जो होता है वो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा होता है, जो हेमाटोपोइटिक प्रिकर्सर सेल्स होती हैं, मतलब हेमाटोपोइटिक मतलब आरबीसी और प्रिकर्सर मतलब जो इमेच्योर सेल्स होती हैं, तो आरबीसी की जो इमेच्योर सेल्स होती हैं उसमें एबनॉर्मेलिटी आ जाती है। ठीक है, बोन मैरो में सेल्स बनती हैं आरबीसी वगैरह। ठीक है, तो वहाँ पे एबनॉर्मेलिटी आ जाती है बनने में। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो न्यूक्लियस का मैचुरेशन, सेल में न्यूक्लियस भी होता है और है ना साइटोप्लाज्म भी होता है। तो जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों एक साथ ही मैच्योर करते हैं। जब सेल है तो पूरी सारी चीज़ें एक साथ ही मैच्योर करेंगी, एक साथ ही बढ़ेंगी। ठीक है, तो क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो थोड़ा लेट मैच्योर होता है साइटोप्लाज्म से। ठीक है, तो इसमें हमने तीन चीज़ें हमने इसको डिवाइड करके पढ़ा कि इसमें डीएनए सिंथेसिस नहीं होती है, मतलब इम्पेयर्ड हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है। और क्या होता है, हेमाटोपोइटिक जो प्रीकर्सर सेल्स बनती हैं बोन मैरो में, उसकी एबनॉर्मेलिटी हो जाती है, मतलब वो भी गड़बड़ हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस मैचुरेशन साइटोप्लाज्म में मैचुरेशन से थोड़ा लेट होता है। साइटोप्लाज्म पहले मैच्योर हो जाएगा और न्यूक्लियस थोड़ा लेट मैच्योर होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से हो सकता है, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से हो सकता है, इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी से हो सकता है। ठीक है, इंट्रिंसिक फैक्टर का भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, वो हम देखेंगे आगे कैसे क्या होता है। लेकिन ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो होता है वो 3 तरीके की डेफिशिएंसी से हो जाता है। अब इनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो डीएनए सिंथेसिस में हमारी गड़बड़ आ जाएगी, जिसकी वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं विटामिन B12 मेटाबॉलिज्म पे। मतलब हम देखेंगे पहले विटामिन B12 की कमी से कैसे होता है, फॉलिक एसिड की कमी से कैसे होता है। ठीक है, और फिर पर्नीशियस एनीमिया तो सबको ही पता है कि क्या होता है। विटामिन B12 मेटाबॉलिज्म में हम पढ़ेंगे, जैसे हमने IDA में पढ़ा था, मतलब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में पढ़ा था, डिवाइड करके सोर्स, एब्जॉर्प्शन, स्टोरेज, फंक्शन। ठीक है, कहाँ से सोर्स आता है, एब्जॉर्ब कैसे होता है, स्टोर कहाँ होता है, उसका फंक्शन क्या होता है। तो हम यहाँ पे जान लेते हैं कि है ना, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 हमें कहाँ से मिलता है। तो फॉलिक एसिड हमें ग्रीन वेजिटेबल से मिलता है, फ्रूट से मिलता है। ठीक है, और विटामिन B12 जो मिलता है नॉन वेज सोर्सेज, एग, मिल्क और मीट जो भी होती हैं। ठीक है, नॉन वेज सोर्सेज तो हमें पता ही है, और एग, मिल्क, इन सब से मिलता है। ठीक है, तो अगर हम देखें फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हमें जल्दी हो सकती है, क्योंकि जब हम है ना उसको पकाएंगे, जैसे हम फूड को कुक करते हैं, तो उसमें 15 मिनट से अगर ज़्यादा कुक करने पे फॉलिक एसिड डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हमको जल्दी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स जो भी हैं वो सारे डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं, डिग्रेड हो जा रहे हैं, और मतलब कुक करने से। ठीक है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी बहुत मतलब रेयरली, मतलब बहुत कम होती है, क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट होती है 1 to 2 माइक्रोग्राम पर डे, और हमें मिलता कितना है सोर्स से, मतलब हमें खाने में, डाइट में कितना मिलता है 1 to 30 माइक्रोग्राम पर डे हम उसको कंज्यूम कर लेते हैं, लेकिन हमें चाहिए होता है 1 to 2 माइक्रोग्राम। ठीक है, तो इससे क्या है कि है ना हमारे मतलब एक तो बॉईल करने से, कुक करने से भी वो न्यूट्रिएंट डिस्ट्रॉय नहीं होते, और हमें चाहिए भी कम होता है। तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी फॉलिक एसिड से कंपैरेटिवली कम होती है। ठीक है, तो यही हमने लिखा है, डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड अकर मोर देन दी विटामिन B12 डेफिशिएंसी। फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी ज़्यादा होती है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से ज़्यादा। ठीक है, अब क्या होता है कि फॉलिक एसिड और विटामिन B12 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डीएनए सिंथेसिस में, वो हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा। अब कैसे करते हैं, देखिए जब है ना, जब
क्या होगा कि अबनॉर्मल और इम्पेयर डीएनए सिंथेसिस होगा, ठीक है, जैसे कि हमने पहले देखा। अबनॉर्मल और इम्पेयर डीएनए सिंथेसिस मतलब डीएनए सिंथेसिस में कोई गड़बड़ी आ जाएगी। वैसे तो सारे सेल्स में प्रॉब्लम आ जाती है जब वो डिवाइड कर रहे होंगे, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं मेन आरबीसी की। तो जब वो आरबीसी डिवाइड कर रही होगी तो हमें पता है वो जब मैच्योर हो जाती है आरबीसी, जब वो बड़ी आरबीसी होती है तो उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। लेकिन जब वो छोटी आरबीसी होती है तो उसमें न्यूक्लियस होता है, तो उसे डिवाइड करने के लिए न्यूक्लियस चाहिए होता है, ठीक है, मतलब डीएनए चाहिए होता है। तो उसमें क्या होगा, तो क्या होगा क्या है ना, जो इराइथ्रोइड प्रिकर्सर सेल है, मतलब जहाँ पे है ना जहाँ पे वो प्रिकर्सर सेल मतलब छोटी वाली सेल्स हैं, जो इमेच्योर सेल्स हैं वो बन रही होंगी, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी। जब डीएनए सिंथेसिस नहीं होगा, जब हम है ना फॉलिक एसिड नहीं लेंगे या हम है ना न्यूट्रिएंट्स में कमी कर देंगे, तो क्या होगा क्या है ना, वहाँ पे वो आरबीसी में जो न्यूक्लियस होगा उसमें बनने में दिक्कत आ जाएगी, जिसकी वजह से वो मैक्रोसाइट्स बनने लगेंगे। मैक्रोसाइट्स मतलब मैक्रोसाइट्स, क्योंकि डीएनए तो बन नहीं रहा, मैक्रोसाइट्स कैसे बन जाते हैं, क्योंकि डीएनए तो बन नहीं रहा, ठीक है। डीएनए नहीं बनेगा तो क्या होगा, वो एक डिवीज़न कम होगा, जिसकी वजह से अब वो अपने नॉर्मल साइज़ की वजह से नॉर्मल साइज़ से थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। तो एक और बार हम देख लेते हैं इम्पेयर डीएनए सिंथेसिस क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे इनफेक्टिव हेमेटोपोइसिस हो रही है। इनफेक्टिव मतलब ये है कि जैसे हम फॉलिक एसिड और ये सब तो नहीं लेंगे, ठीक है, अगर हमारे किसी की कमी हो जाती है तो क्या होता है कि वो सारी सेल्स डिवाइड कर रही होती हैं। जब सारी सेल्स डिवाइड कर रही होती हैं तो क्या होता है, डिवाइड करने के लिए डीएनए चाहिए होता है, न्यूक्लियस चाहिए होता है, ठीक है। तो आरबीसी में जो इमेच्योर आरबीसी होती हैं, मतलब छोटी वाली आरबीसी होती हैं जो शुरू की जब बनती हैं, तो उसमें न्यूक्लियस होता है। तो जब वहाँ जब डीएनए नहीं बनेगा तो आरबीसी बनने में भी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, जिसको तो फिर क्या होगा, डीएनए जो होता है वो एक डिवीज़न कम करता है, क्योंकि डीएनए बनने में दिक्कत आती है, तो एक डिवीज़न वो कम करेगा, ठीक है। अगर ये होता है कि डीएनए बहुत ज़्यादा रेप्लिकेट कर रहा होगा तो छोटी सेल्स बनेंगी। अगर डीएनए बहुत मतलब रेप्लिकेशन में दिक्कत आएगी तो बड़ी सेल्स बनेंगी, ठीक है, नॉर्मल साइज से थोड़ी बड़ी सेल्स बनेंगी। आई होप आपको इसकी पैथोजेनेसिस समझ में आ गई हो, ठीक है। तो एक बार हम देख लेते हैं इम्पेयर डीएनए सिंथेसिस नहीं होगी तो इनफेक्टिव हेमेटोपोइसिस मतलब आरबीसी सेल्स में भी दिक्कत आएगी, ठीक है, जिसकी वजह से मैक्रोसाइट्स बनेंगी। मैक्रोसाइट्स हमने बताया भी क्यों बनेंगे, क्योंकि है ना डीएनए में दिक्कत आती है, डीएनए रेप्लिकेशन में, तो उसका डिवीज़न ना लेट हो रहा होता है, तो वो एक डिवीज़न एक साइकिल थोड़ी कम बनती है उसकी, तो क्या होता है कि वो उसका साइज़ नॉर्मल से बड़ा हो जाता है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, लार्ज इराइथ्रोइड प्रिकर्सर इन बोन मैरो एंड पेरिफेरल ब्लड, तो सेल्स क्या होंगी, बड़ी सेल्स होंगी, ठीक है। अब हम देखते हैं न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक एसिंक्रोनी। तो हमने जैसे कि डेफिनेशन में पढ़ा, देखिए यहाँ पे डेफिनेशन पूरी एक पॉइंट वाइज क्लियर होती जा रही है, ठीक है। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक एसिंक्रोनी, तो इसमें क्या होता है, देखिए सेल में क्या होता है, डीएनए, आरएनए, साइटोप्लाज्म, ये सब होते हैं, ठीक है। डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है। तो क्या है, जब डीएनए गड़बड़ कर जाएगा सिंथेसिस में, मतलब उसकी सारी जो साइकिल है वो थोड़ी गड़बड़ हो गई है, जो सिंथेसिस है वो गड़बड़ हो गई है, लेकिन इन सब की तो नहीं हुई, इन सब की तो सही है। तो क्या हो जाता है कि ये मतलब जब इसकी गड़बड़ हो जाएगी, जब इसकी सिंथेसिस साइकिल गड़बड़ हो जाएगी, तो है ना, तो क्या होता है कि ये इसकी सारा टाइम वो हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, ये अलग डेवलप होगा, ये अलग डेवलप होगा, साइटोप्लाज्म अलग डेवलप होगा, आरएनए अलग डेवलप होगा, डीएनए थोड़ा लेट डेवलप होगा, ठीक है। तो मैच्योर जो है वो साइटोप्लाज्म, आरएनए वगैरह जल्दी मैच्योर हो जाएंगे, लेकिन डीएनए थोड़ा लेट मैच्योर होगा, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक एसिंक्रोनी। डीएनए की साइटोप्लाज्म वगैरह से नहीं बन रही होती, क्योंकि वो ज़्यादा जल्दी आगे निकल जाते हैं और है ना डीएनए पीछे रह जाता है, तो इसको एसिंक्रोनी मतलब गड़बड़, दोनों सिंक्रोनाइज फॉर्म में ना चलना, ठीक है, मतलब साथ में ना चलना। व्हेन आरएनए एंड साइटोप्लाज्मिक सिंथेसिस इज नॉर्मल बट डिफेक्ट इन डीएनए सिंथेसिस, तो अब आपको समझ में आ गया होगा एब्जॉर्प्शन कैसे होता है विटामिन B12 का। अब हम यहाँ पे विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है स्टमक, सबसे पहले हम देखेंगे स्टमक, फिर डिओडिनम में और फिर इलियम में, तो इसका 3 जगह एब्जॉर्प्शन होता है। तो क्या होता है, जब हम फूड इनटेक करते हैं, मतलब जब हम फूड लेते हैं, डाइट लेते हैं, तो उसमें सलाइवरी ग्लैंड हेप्टोकोरिन या उसको बोलें आर बाइंडर, ठीक है, हेप्टोकोरिन रिलीज़ करते हैं। तो जब हम फूड लेंगे तो है ना, जो सलाइवरी ग्लैंड है वो हेप्टोकोरिन रिलीज़ करते हैं, हेप्टोकोरिन विटामिन B12 के साथ जाके मिल जाता है, ठीक है। फूड से विटामिन B12 आएगा और है ना
और सलाइवरी ग्लैंड से हेप्टोकोरिन आएगा। तो ये दोनों स्टमक में जाके बाइंड कर जाएंगे, ठीक है, ट्रेवल करेंगे इंटेस्टाइन में, मतलब ये दोनों इंटेस्टाइन में साथ साथ जाएंगे। फिर जब नई जगह जाएगा, जैसे हम कहीं नई जगह जाते हैं तो वहाँ नए फ्रेंड्स बनाते हैं, ऐसे ही ये जब नई जगह जाएगा तो नए फ्रेंड्स बनाएगा, मतलब उन पुराने वाले को छोड़ के। तो विटामिन B12 स्टमक में हेप्टोकोरिन से बाइंड करती है, फिर वो इंटेस्टाइन में जाएगी। इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम में क्या करेगी कि हेप्टोकोरिन डिग्रेड हो जाती है, वहाँ पे पैंक्रियाटिक एंजाइम प्रेजेंट होंगे तो वो डिग्रेड हो जाएगी हेप्टोकोरिन, ठीक है। तो क्या होगा कि विटामिन B12 वहाँ पे ड्यूडेनम में इंट्रिंसिक फैक्टर प्रेजेंट होगा, तो इसने अपना नया दोस्त बना लिया, ठीक है। विटामिन B12 इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ मिलके क्या करेगा, इलियम में चला जाएगा, ठीक है। इंट्रिंसिक फैक्टर कहाँ से रिलीज़ होता है, स्टमक के पैराइटल सेल्स रिलीज़ करते हैं, हम ये शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो स्टमक के पैराइटल सेल्स रिलीज़ करते हैं और ये ड्यूडेनम में आके बाइंड होता है विटामिन B12 और इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये एंटर करेंगे इलियम में, इलियम में जाके इंट्रिंसिक फैक्टर का ये साथ छोड़ देगा, ठीक है। विटामिन B12 अब नया दोस्त बनाएगा ट्रांसकोवैलेमिन 2। तो अब ये यहाँ पे थर्ड फ्रेंड बनाता है ट्रांसकोवैलेमिन 2, और फिर ट्रांसपोर्ट हो जाता है लिवर, बोन मैरो और दूसरी सेल्स में, ठीक है। स्टोर होता है सबसे ज़्यादा मतलब लिवर में एज़ कम्पेयर टू दी अदर ऑर्गन, ठीक है। अब हम इसका एब्जॉर्प्शन दोबारा से देख लेते हैं। क्या होता है कि हमें ना फूड से विटामिन B12 लेंगे, और है ना ये इसका एब्जॉर्प्शन 3 जगह होता है, स्टमक, ड्यूडेनम और इलियम, ठीक है। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन और इलियम में। तो क्या होता है, स्टमक में क्या होगा, विटामिन B12 हेप्टोकोरिन से बाइंड करेगा, इसको हम आर बाइंडर भी बोलते हैं। और ये हेप्टोकोरिन कहाँ से रिलीज़ होता है, सलाइवरी ग्लैंड से। फिर वो क्या करेगा कि इंटेस्टाइन में जाएगा, ट्रेवल इन इंटेस्टाइन, फिर क्या होगा, वहाँ पे हेप्टोकोरिन का साथ छोड़ देगा, फिर अपना नया दोस्त बनाएगा इंट्रिंसिक फैक्टर। विटामिन B12 प्लस इंट्रिंसिक फैक्टर ये दोनों मिलके फिर ये जाएंगे इलियम में। अब इंट्रिंसिक फैक्टर कहाँ से आता है, ये है ना स्टमक के पैराइटल सेल्स रिलीज़ करते हैं, ठीक है। और फिर ये जाएगा इलियम में इंट्रिंसिक फैक्टर इसका साथ छोड़ देगा। फिर क्या होगा कि विटामिन B12 नया दोस्त बनाएगा ट्रांसकोवैलेमिन 2, और फिर वो क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट होगा लिवर, बोन मैरो और अदर सेल में, ठीक है। यहाँ पे लिवर में सबसे ज़्यादा स्टोर होता है, बाकी एक्सक्रीशन कैसे होता है, बाइल के थ्रू, और है ना शेडिंग ऑफ इंटेस्टाइनल एपिथेलियम, जब इंटेस्टाइनल एपिथेलियम शेड कर रही होगी तो उसके थ्रू उसका एक्सक्रीशन हो जाएगा। अब हम इसको थ्योरी में देख लेते हैं एक बार। एब्जॉर्प्शन मतलब हम है ना वेजिटेबल और नॉन वेजिटेबल फूड लेंगे, तो आर बाइंडर जो होता है वो सीक्रेट मतलब एक बाइंडर होता है जो कि बाइंड करता है, तो उसको बोलते हैं हम हेप्टोकोरिन या आर बाइंडर, जो कि सीक्रेट होता है सलाइवरी ग्लैंड से, ठीक है। विटामिन B12 हेप्टोकोरिन से जाके बाइंड होता है स्टमक में, तो क्या बनाते हैं, हेप्टोकोरिन प्लस विटामिन B12 कॉम्प्लेक्स। हेप्टोकोरिन डिग्रेड होता है, और या फिर बोलें कि रिमूव हो जाता है पैंक्रियाटिक एंजाइम की हेल्प से, ठीक है। और है ना वो कौन से एंजाइम्स होते हैं, पैंक्रियाटिक प्रोटीएजेस। ये कहाँ हो रहा होता है, ड्यूडेनम में ये सारी एक्टिविटी चल रही होती है, ठीक है। इंट्रिंसिक फैक्टर प्रेजेंट इन ड्यूडेनम रिलीज बाय पैराइटल सेल्स ऑफ स्टमक, इट बाइंड्स टू दी विटामिन B12। यहाँ पे क्या हो रहा है कि है ना विटामिन B12 और इंट्रिंसिक फैक्टर मिलके इलियम में जाएंगे, ठीक है। और इंट्रिंसिक फैक्टर जैसे कि बता चुके हैं पैराइटल सेल से रिलीज होता है, अभी क्या करेगा, टर्मिनल इलियम में जाएगा, यहाँ पे इंट्रिंसिक फैक्टर डिग्रेड हो जाएगा, और है ना ये विटामिन B12 ट्रांसफर हो जाएगा अदर प्रोटीन, मतलब ट्रांसकोवैलेमिन एक प्रोटीन है जिसके साथ ये बाइंड करके लिवर वगैरह में ट्रांसफ़र होने चला जाएगा, स्टोर होने चला जाएगा। ट्रांसपोर्ट कहाँ पे होता है, लिवर में और बोन मैरो में। स्टोरेज कहाँ होती है, लिवर में प्रिंसिपल स्टोरेज होती है, मतलब सबसे ज़्यादा लिवर में ही स्टोर होता है एज़ कम्पेयर टू दी अदर ऑर्गन। ये कितनी स्टोर होती है, 2 मिलीग्राम, और किडनी, हार्ट, ब्रेन वगैरह को मिला के ये 2 मिलीग्राम यहाँ पे, मतलब तीनों ऑर्गन को मिला के और सारे ऑर्गन को मिला के 2 मिलीग्राम यहाँ पे स्टोर होती है, बट अकेले ये 2 मिलीग्राम लिवर में स्टोर हो सकती है, ठीक है। एक्सक्रीशन होता है बाइल और शेडिंग ऑफ इंटेस्टाइनल एपिथेलियम। अब हम फंक्शंस देख लेते हैं, ठीक है। मिथाइलेशन ऑफ होमोसिस्टीन, वो सब हम देखेंगे कि है ना मतलब कैसे क्या होता है, ठीक है। मिथाइलेशन हो जाता है होमोसिस्टीन का। होमोसिस्टीन जो है विटामिन B12 की हेल्प से मेथियोनिन में कन्वर्ट होती है। अगर विटामिन B12 की कमी हो जाएगी तो फोलेट मेटाबॉलिज्म में डिस्टर्बेंस आ जाएगा, जिसकी वजह से डिफेक्टिव DNA सिंथेसिस होगी, और उसकी वजह से क्या होगा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मिथाइल मेलोनिन कोएंजाइम ए, ठीक है, ये भी कन्वर्ट होता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में, और किसकी हेल्प से, विटामिन B12 की। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जो है वो माइलिन शीट का कंपोनेंट होता है, तो अगर इसकी कमी हो जाएगी तो हमें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि माइलिन शीट कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ब्रेन में न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, न्यूरॉन में प्रेजेंट होती है माइलिन शीट, तो ये हमको पता होना चाहिए।
जो DUMP है वो DTMP में कन्वर्ट हो जाता है थायमिन विटामिन B12 की हेल्प से, ठीक है। थायमिन जो है वो इंपॉर्टेंट पार्ट है DNA का, तो अगर थायमिन डिस्टर्ब हो जाता है तो DNA मैचुरेशन भी नहीं होगा, मतलब डिस्टर्ब हो जाएगा। तो न्यूक्लियस मैचुरेशन क्या होगा, वो साइटोप्लाज्म से पीछे रह जाएगा, ठीक है। अगर वहाँ पे गड़बड़ हो गई तो साइटोप्लाज्म की तो नॉर्मल एक्टिविटी चल रही है सारी की सारी, तो अब न्यूक्लियस में गड़बड़ी हो गई है तो साइटोप्लाज्म के पीछे रहेगा, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म अपना तो काम करता रहेगा, लेकिन न्यूक्लियस में कमी हो जाएगी तो वो थोड़ा पीछे रह जाएगा, तो वो कम मैच्योर हो पाएगा, मतलब लेट मैच्योर होगा, इसलिए हम उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक एसिंक्रोनी। देखिए फॉलेट मेटाबॉलिज्म में मतलब हम ये कह रहे हैं कि ना DNA सिंथेसिस में वो कर रहा है, मतलब इसका बहुत बड़ा रोल है विटामिन B12 का। तो हम ये देखते हैं कि DNA सिंथेसिस में कैसे रोल प्ले कर रहा है विटामिन B12, ठीक है। फोलेट मेटाबॉलिज्म उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। देखिए इसकी साइकिल यहाँ पे और कंटिन्यू हो रही है, बट हम यहाँ पे केवल विटामिन B12 की चीज़ देखेंगे कि वो कहाँ कहाँ आ रहा है, तो हम केवल इसकी आधी साइकिल ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। फॉलेट होता है, फॉलेट DHF में कन्वर्ट होगा, फिर THF में कन्वर्ट होगा, ये हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये साइकिल हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। तो THF में कन्वर्ट होगा, फिर THF में कन्वर्ट होगा, फिर क्या होगा 5-10 मिथाइलिन THF में कन्वर्ट होगा, है ना। फिर क्या करता है, ये DNA सिंथेसिस कराता है और 5-10 और DNA सिंथेसिस करा के फिर वो 5 मिथाइल THF में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और वो भी किसकी हेल्प से, विटामिन B12 की हेल्प से फिर ये मिथाइल THF में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या होगा फिर 5 मिथाइल THF विटामिन B12 में कन्वर्ट होगा, तब फिर जाके फिर इसकी पूरी साइकिल ऐसे चलेगी। अगर ये साइकिल नहीं चल रही होगी तो DNA सिंथेसिस भी नहीं होगा, क्योंकि इसके सहारे ही DNA सिंथेसिस हो रहा है। मतलब ये जो साइकिल चल रही है ये मुझे एक्सप्लेन नहीं करनी, क्योंकि ये बायोकेमिस्ट्री में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये जो साइकिल चल रही है तो हम इसमें देख रहे हैं कि DNA सिंथेसिस भी हो रहा है। अगर ये साइकिल में और उसमें विटामिन B12 का भी रोल है, अगर ये साइकिल नहीं चलेगी, वैसे तो मेन जो है वो THF ही है, मतलब सबस्ट्रेट जो है वो मेन इसका THF ही है, बट इसके रिकन्वर्जन में विटामिन B12 का रोल है, ठीक है। अगर इसमें गड़बड़ हो जाएगी तो हमारे DNA सिंथेसिस में भी गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। ये इसकी डेफिशिएंसी होगी, हमारा DNA सिंथेसिस नहीं बनेगा और DNA सिंथेसिस नहीं होगा और हमें मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। तो फॉलिक मेटाबॉलिज्म आप समझ गए होंगे, ठीक है। विटामिन B12 का रोल समझ गए होंगे, इसमें DNA सिंथेसिस कैसे रिलेट कर रहा है वो भी आप समझ गए होंगे। तो कॉजेज़ हम देख लेते हैं। इनएडिक्वेट और इनटेक डाइट, मतलब हमें ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो कैसे रही है। पॉवर्टी की वजह से भी हो सकती है, क्योंकि हम डाइट नहीं ले पाते, है ना। हम खाना नहीं ले पाते होंगे, उसमें है ना सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे। इंक्रीज डिमांड, लैक्टेशन और प्रेगनेंसी में उसकी डाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। मतलब नॉर्मल खाना होता है उस डाइट से ज़्यादा ही ज़रूरत होती है। मेल एब्जॉर्प्शन, गैस्ट्रेक्टोमी, इंटेस्टाइनल कॉजेज, इलियल रिसेक्शन, ये सब हो सकता है, ठीक है। विटामिन B12 की कमी से क्या क्या हो सकता है, पर्नीशियस अनीमिया, पैंक्रियाटिक इंसफिशियंसी, क्रोन डिसीज़, इन्फ्लेमेशन ऑफ क्रोन डिसीज़ क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ GIT में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। डाईफाइलोबोथ्रियम और डाईफाइलोबोथ्रियम लेटम, ठीक है। और क्या हो सकता है, इंक्रीज रिक्वायरमेंट विटामिन B12 के मतलब कैसे हो सकती है, इसकी डेफिशिएंसी हो कैसे सकती है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। फॉलेट की डेफिशिएंसी किस में हो सकती है, अल्कोहलिक्स में, एंटी कॉल्बजेंट, इंक्रीज रिक्वायरमेंट, विपल डिसीज़। क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं। देखिए अनीमिया, अगर हम फॉलेट मतलब विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो क्या होगा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा, माइक्रोसाइटिक सेल्स हो जाएंगे। माइक्रोसाइटिक सेल्स पता है क्यों होती है, क्योंकि DNA लेट मैच्योर होता है और एक डिवीज़न कम करता है, उसका एक डिवीज़न कम होती है, एक साइकिल कम होती है, जिसकी वजह से सेल्स बड़ी बनती हैं, ठीक है, नॉर्मल साइज से। तो उसकी वजह से माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है। पैलर और फैटिग हो सकता है, इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन लाइक SCD, सब एक्यूट कंबाइंड डिजनरेशन। न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन कैसे हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे माइलिन शीथ में बनने में दिक्कत हो रही थी, हमने पहले बताया था, फंक्शन में पढ़ा था, ठीक है। एंगुलर स्टोमेटाइटिस, स्प्लेनोमेगाली, ये सब हो सकता है। लैब डायग्नोसिस की बात करें तो ये मेन है, इसमें जनरल लैब इन्वेस्टिगेशन होते हैं, कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं, ठीक है। जनरल लैब टेस्ट में क्या होता है, ब्लड पिक्चर लेंगे और रेड सेल इंडिसेस देखेंगे, तो हीमोग्लोबिन इसमें कम होता है, मैक्रोसाइटोसिस देखने को मिलती है, मतलब बड़ी सेल्स देखने को मिलती है, एनाइसोसाइटोसिस देखने को मिलती है, कोइक्लोसाइटोसिस देखने को मिलती है, मैक्रोओव्यूलोसाइट्स की प्रेजेंस हमें देखने को यहाँ पे मिलती है। बेसोफिलिक स्टेपलिंग, HJ बॉडीज़, हवल जॉवल बॉडीज़ इसमें देखने को मिलती हैं। कवल रिंग, इसमें 8 शेप स्ट्रक्चर देखने को मिलता है माइक्रोट्यूब्यूल्स में, है ना। सीन इन हेमोलिसिस, ये कंडीशन किस किस में हो सकती है, हेमोलिसिस, लिवर डिसीज़, क्रॉनिक अल्कोहलिज्म, एप्लास्टिक एनीमिया, रेटिकुलोसाइटोसिस। तो अगर हम है ना देखें, रेटिकुलोसाइट्स नॉर्मल इसमें होती हैं या फिर कम भी हो सकती हैं। MCB MCH इंक्रीज़ होंगी, MCHC नॉर्मल मिलेगा हमको, ल्यूकोसाइटोसिस कम होगी और हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स देखने को मिलेंगी और प्लेटलेट्स काउंट भी इसमें कम मिलेंगे। बोन मैरो फाइंडिंग में देखें तो सेलुलाइटिस की मतलब हाइपर सेलुलर होता है। इरेथ्रोपोइसिस हाइपरप्लेसिया हो जाएगा, किसकी वजह से हो जाएगा, क्योंकि मेगालोब्लास्टिक इरेथ्रोपोइसिस हो रही है, ठीक है।
abnormal large nucleated megaloblasts, न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक एसिंक्रोनी, ये सब है ना पूरी थ्योरी में कवर हो चुका है, इसलिए डिटेल में नहीं बता रही। इसमें शिलिंग टेस्ट थोड़ा डिटेल में पढ़ने का है। तो शिलिंग टेस्ट में क्या होता है, शिलिंग टेस्ट करवाते हैं, इसमें ये देखते हैं कि है ना कि हमें कि इसमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो रही है कि नहीं हो रही, मतलब कॉज क्या है, हम इसमें ये जानने के लिए टेस्ट करते हैं, टू फाइंड द कॉज ऑफ विटामिन B12 डेफिशिएंसी। इसमें क्या होता है, हम रेडियो लेवल विटामिन B12 का यूज़ करते हैं। तो क्या होता है कि अगर है ना लेस देन 8% एक्सक्रीट हो रहा होगा 24 आवर में विटामिन B12, तो क्या होगा, उसको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। ठीक है, मोर देन 8% एक्सक्रीट हो रहा होगा विटामिन 24 आवर में, तो वो नॉर्मल है। जैसे कि क्या होता है कि वो एब्जॉर्ब हो रहा है एक तरीके से। ठीक है, लेस देन 8% एक्सक्रीट हो रहा है 24 आवर में। अब कोई चीज़ एक्सक्रीट हो रही है और कम हो रही है, मतलब हमने एक रेंज रख दी। ठीक है, अब वो चीज़ कम एक्सक्रीट हो रही है, तो मतलब वो कहीं ना कहीं जाके एब्जॉर्ब ही तो हो रही है। अब जब विटामिन B12 की कमी है तभी तो वो एब्जॉर्ब हो रही है, तभी तो वो यूज़ हो रही है हमारी बॉडी में। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर है ना लेस देन 8% एक्सक्रीट हो रहा है 24 आवर में, तो हाँ हमारी बॉडी में कमी है, क्योंकि है ना कमी की वजह से ही वो एब्जॉर्ब हो रहा है हमारी बॉडी में, इसलिए कम एक्सक्रीट हो रहा है। अगर है ना मोर देन 8% एक्सक्रीट हो रहा है 24 आवर में, तो वो नॉर्मल है, क्योंकि हमारी बॉडी में कमी नहीं है विटामिन B12 की, तो वो अपना एक्सक्रीट हो रहा है। ठीक है, जो ज़्यादा अमाउंट में है वो एक्सक्रीट हो रहा है। तो हम इसमें ट्रीटमेंट देख लेते हैं। हाइड्रोक्सीकोबालामीन IM इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं 1000 माइक्रोग्राम फॉर 3 वीक। फॉलिक एसिड दे देंगे हम 3 mg डेली। ठीक है, तो ये था हमारा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। आपको वीडियो कैसी लगी, अगर कोई कमी हो तो आप हमें प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, नहीं तो हमें टेलीग्राम पर मैसेज करें। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।